मेरे लेक्चर के बाद विल हैव ए क्वेश्चन आंसर राउंड, उसमें भरपूर क्वेश्चन पूछिए, जितना हो सके क्वेश्चन पूछिए। इसलिए मत मान जाइए बिकॉज आई एम सेइंग, बट यू हैव टू गिव योर आर्गुमेंट्स, राइट। और जब सारे आर्गुमेंट डिस्कशन हो जाए, ओनली देन यू बिलीव, एक्सेप्ट एंड देन प्रोपेगेट। तो अब आता है क्योर का पार्ट। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं वुमेन्स एंड मेन। वुमेन्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है। शुरू करता हूँ वुमेन से। आपका हैप्पीनेस टेस्टिंग किया गया था जब आप आ रहे थे? हैप्पीनेस कितने हैं आप में से पार्टिसिपेंट जिनकी रीडिंग 20 से कम है? हाथ रेस करें। 20 से कम, 20 या 20 से कम, ओके। अच्छा, जिनके 20 और 40 के बीच में है वो हाथ रेस करें, ओके, काफी। जिनका 40 और 60 के बीच में है, और जिनका 60 और 100 के बीच में है वो है, ठीक है, राइट। अब ये टेस्टिंग क्यों कराया है, इसका मकसद क्या था, इसका मतलब क्या है? ये एक मशीन है जो कुछ साल पहले हमने अपने दोस्तों से मिलकर इसको इन्वेंट किया, फिर IIT दिल्ली के रिसर्च सेंटर से अप्रूव किया। और इसमें क्या होता है, बायो फीडबैक कहते हैं। बायो फीडबैक, आप जैसा सोचते हैं वो सोच एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह पूरे बॉडी में बहती है, और उस सोच को उस मशीन के थ्रू उसकी रीडिंग हम पता कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बायो फीडबैक कहते हैं। और इसका ये मतलब है जिनकी रीडिंग 1 से 20 के बीच में है, 20 से नीचे है या 20 तक है, दे आर द हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ माइंड, सबसे ज्यादा खुश। थैंक यू। मुझे पता आप उल्टा ही सोच रहे होंगे, राइट। जिनका 20 और 40 के बीच में है, दे आर इन ए स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, सब ठीक है, राइट, इवन ओके, राइट। जिनका 40 और 60 के बीच में है, दे आर इन एंजाइटी, राइट। एंजाइटी स्टेट ऑफ माइंड मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। और जिनका उससे ऊपर है, दे आर इन ए डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड। तो खैर वो लोग अभी तक खुश हो रहे थे तो बराबर हो गया, राइट। तो यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं और आप मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। उस बिजनेस में एक छोटा सा सोल्यूशन निकालते हैं, एक केमिकल बनाते हैं, एक ट्यूब, एक क्रीम। वो दोनों क्रीम, वो क्रीम क्या करेंगे, हम फिंगर में लगा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगी, वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ठीक से पास नहीं होगा, उससे नंबर कम आएगी। और मैं ये बोलूं कि मैंने एक ऐसी क्रीम बनाई, उससे आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, यानी कि नंबर कम हो जाता है। और पहले नंबर करके देख लीजिए। अब आप ये क्रीम रोज लगाइए दिन में 2 बार, और हमारे लैब में आके नंबर दोबारा देख लीजिए, और जैसे नंबर देखेंगे तो कम है, यानी कि आपकी हैप्पीनेस ज्यादा है ना फिर, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी आज घर जाके क्या करेंगे, अब यहां से घर जाएंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। 3 स्टेप आपको बताने वाला हूं। वो 3 स्टेप आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी, इतना ज्यादा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर आपको अपना ब्लड प्रेशर की गोली, ब्लड शुगर की गोली, ब्लड थिनर्स, यू हैव टू थ्रो इट आउट। क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और दवा लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा, बिलो नॉर्मल आ जाएगा। ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा और दवा लेंगे तो और नीचे चला जाएगा, विच इज टू डेंजरस। स्टेप 1, आज घर जाके क्या करना है, स्टेप 1, थ्रो द स्टैटिन। उठा के देखिए नियरेस्ट डस्टबिन क्या है, वहां फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, उनके लिए भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली। थैंक यू फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल वाली, कोलेस्ट्रॉल की दवा कौन सी है, कोई भी दवा में लास्ट में स्टैटिन लिखा होगा तो दैट इज अ मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल, राइट, स्टैटिन। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, ये क्या करती है और आपको क्या करना है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप के लिए आप सांसें ले रहे हैं, यू टेक ऑक्सीजन इन, देन अप इज कार्बन डाइऑक्साइड आउट। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, यहां से शुरू होती है कोलेस्ट्रॉल की कहानी। कैसे, समझिए इसको। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया, वो प्लांट के अंदर गया, प्लांट टेक इट, और वो वाटर H2O के साथ मिला के सनलाइट के प्रेजेंस में उसको बना देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि फूड, यानी कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। वो खाना हम खाते हैं और खाते ही एक केमिकल बॉडी बनाता है एसिटाइल CoA, एसिटाइल कोएंजाइम। और वो वाला केमिकल एक और केमिकल बनाता है, इसे कहते हैं HMG कोएंजाइम। और वो केमिकल फिर एक इंपॉर्टेंट केमिकल मेवोलिनिक एसिड बनाता है या मेवोलिनेट पाथवेज बनाता है, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अभी आसान हो जाएगा। और इससे कई सारे केमिकल्स बनते हैं, इनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल, राइट। इनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की पैदाइश होती है। अब इनमें से जो ये केमिकल है,
इनका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, तभी बॉडी बना रही है। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो वो दवा कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करता है? वो दवा यहां पे काम करता है, इसको ब्लॉक कर देता है। हार्ट की डिजीज क्यों होती है? वो सिंपल है कि हार्ट के आर्टरीज में देयर आर सम ब्लॉकेजेस। सिंपल, हार्ट की आर्टरीज में देयर आर सम ब्लॉकेजेस। वो ब्लॉकेजेस होते हैं तो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, हार्ट को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, एंड हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा। एक दिन होगा ब्लॉकेज 100% हो जाएगा, एंड दैट में बी द हार्ट अटैक, राइट। उन सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगी। अब ये जो ब्लॉकेज है, इसको अगर आप निकालेंगे, निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे कि ये ब्लॉकेज बना किस चीज का है, तो आप पाएंगे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इसका मतलब ये हो कोलेस्ट्रॉल कारण हुआ ना। कोई डॉक्टर बोलेगा उसको देखो वो तो कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल कारण हुआ। अच्छा, एक काम करेंगे, मान लीजिए कहीं देखते कि पूरी बिल्डिंग गिर गई, जाके देखो बिल्डिंग में क्या गिरा, देखा बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई है। अच्छा, ईंटें कारण है, आगे से ना जब बिल्डिंग बने ईंटें कम कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ, जब बिल्डिंग गिरेगी तो ईंटें ही दिखेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिल्डिंग ईंटों का बना होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का ही वो आर्टरीज बने हैं तो कोलेस्ट्रॉल दिखेंगे, लेकिन वो कारण नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली इट इज ट्रू दैट द ब्लॉकेजेस आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बट कोलेस्ट्रॉल मे नॉट बी द रीजन, राइट। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के हाई कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं में हार्ट डिजीज होता, लो कोलेस्ट्रॉल में हार्ट डिजीज नहीं होता, जबकि इसका उल्टा ही देखा गया है, राइट। अब पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है तो कभी भी ब्लॉकेज वेन्स में क्यों नहीं होता? देखिए, दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं। एक तो वो ब्लड है जो साफ ब्लड यानी कि हार्ट से खून को बॉडी में सर्कुलेट करता है, और दूसरा वो ब्लड वेसल है जो बाकी ऑर्गन से खून को वापस हार्ट में ले जाता है, यानी गंदा खून को ले जाता है। सो नीले कलर का है वेन्स एंड लाल कलर का है आर्टरीज। अगर और कोलेस्ट्रॉल सब में एक जैसा ही सर्कुलेट करता है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉकेज का, तो वेन्स में भी तो ब्लॉकेज होने चाहिए ना, वहां तो नहीं पाए जाते। सो कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, हैड इट बीन सो द ब्लॉकेज वुड हैव बीन इवन इन द वेन्स, क्योंकि वेन्स में भी उतना ही कोलेस्ट्रॉल फ्लो करता है जितना कि आर्टरीज में करता है। सो ये एक आर्गुमेंट है। अब इससे एक सवाल आता है, फिर क्या, कैसे या क्या कारण से हार्ट डिजीज होता है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज? अगर कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, उस ब्लॉकेज में भी कोलेस्ट्रॉल है तब भी उससे नहीं होता, तो एक्चुअल कारण क्या है? इसके लिए मैं 3 क्लू दूंगा आपको। उस 3 क्लू के अंदर आप ढूंढेंगे आंसर क्या है। 3 वेरी इंटरेस्टिंग क्लू। पहला क्लू, सर्कुलेशन 2006, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया कि ब्लॉकेज जहां भी है वहां पे 50 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। हमेशा जब भी कहीं ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज के आसपास 50 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड। दैट इज क्लू 1। क्लू 2, जहां पे ब्लॉकेज है वहां की टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द आर्टरीज। क्लू नंबर 2, जिस तरह से जब भी इंफेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाती, वो क्यों होती है? ताकि टेम्परेचर इज ए टूल, टेम्परेचर की मदद से बॉडी उस वायरस को किल करता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होना कोई बीमारी नहीं है, इट इज ए मेथड बाय विच द बॉडी इज ट्राइंग टू काउंटर द जर्म्स। सिमिलरली, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सिमिलरली क्लू 3, यह देखा गया कि 1/3 हार्ट अटैक के पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखा गया कि उनके हार्ट अटैक आने से जस्ट पहले उनको कोई ना कोई इंफेक्शियस डिजीज हुआ था, उसके बाद ही उनका हार्ट अटैक आया है। तो ये क्लू नंबर 3। अब इन तीनों क्लू के अंदर ही आपका जवाब है। ये सारी चीजें 2000 के बाद ही, 2000 के बाद ही सारी चीजें मेडिकल साइंस को थोड़ी बहुत पता चली है, उससे पहले ये सब चीजें नहीं पता थी। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों क्लू को जोड़ते हैं टू गेट द आंसर कि क्या, कैसे हार्ट डिजीज होता है और कैसे उसको रोका जाए। अटैक बाय जर्म्स ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंक्लूजन इज, जहां पे भी हार्ट डिजीज जो भी आर्टरीज हैं वहां पे पाया गया कि जर्म्स अटैक करती हैं। हमारे पूरे ब्लड में जर्म्स सर्कुलेट होती हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन हम में से कुछ लोगों के, कुछ पेशेंट के केस में कहीं कहीं वो जर्म्स अटैक करती हैं। लेकिन जर्म्स कहीं कहीं अटैक करती है, हर जगह क्यों नहीं करती है? वहीं अटैक करेगी जहां पे इंडोथेलियम डिसफंक्शन होगा। इंडोथेलियम वेरी सिंपल, ब्लड वेसल का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है जिसको ब्लड टच करते हुए जाता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल टच करते हुए जाता है, उसे कहते हैं इंडोथेलियम लेयर। लेकिन हम में से कुछ लोगों के केस में वो इंडोथेलियम लेयर कमजोर होता है, राइट। और उसमें
जर्म्स अटैक आसानी से कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो वेन्स के एंडोथेलियम लेयर में क्यों नहीं जर्म्स अटैक करती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जवाब देने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। मान लीजिए ये बलून है, इसके अंदर एयर का प्रेशर है। अगर एयर बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना इसका। अगर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका जो आउटर लेयर है या इनर लेयर है उसका डैमेज के चांसेस ज्यादा हैं, या प्रेशर कम रहेगा तो चांसेस ज्यादा है? पहला या दूसरा? प्रेशर ज्यादा होगा तो डैमेज होना आसान है, ये तो क्लियर है हमें। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में हमेशा क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम से कम 100 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स। आर्टरीज के वॉल्स में जो प्रेशर होता है वो 100 टाइम ज्यादा होता है, यानी कि वहां पे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि वहां पे जर्म्स अटैक आसानी से कर सकते हैं, राइट। लेकिन एंडोथेलियम लेयर, पहला तो एंडोथेलियम लेयर कमजोर हो, ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, दोनों मिला के जर्म्स के लिए आसान हो जाता है वहां अटैक करना। अब क्वेश्चन ये है कि अंदर का एंडोथेलियम लेयर यानी कि इनर लेयर कमजोर क्यों होता है? उसका कारण है लो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। जब भी आपका बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम होगा तब एंडोथेलियम लेयर डैमेज होगा। जब भी वो डैमेज होगा, जहां जहां प्रेशर ज्यादा है वो तो आर्टरीज में होती है, जर्म्स बॉडी में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो सब में होता है, वो जर्म्स वहां अटैक करेंगे। जब वो अटैक करेंगे तो क्या होगा, वहां पे घाव हो जाएगा। घाव को भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल आएगा बचाने के लिए, और वो भरने की कोशिश करेगा। अगर घाव जल्दी भर गया तो ब्लॉकेज नहीं होगा, लेकिन अटैक जारी रहा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ऑलरेडी कम रहा और ये लंबे समय तक रहा, देन इट बिकम्स ब्लॉकेज, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल का रोल है हार्ट को बचाने के लिए, ना कि उसका रोल है कि वही हार्ट के ब्लॉकेज करने के लिए। बट उस प्रोसेस के थ्रू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बट उस प्रोसेस के थ्रू जब वो प्रोसेस चल रहा है तब अगर एंडोथेलियम लेयर कमजोर ही रहता रहे और जर्म्स ज्यादा हो बॉडी में, इन्फेक्शन पहले से ही हो, कोई वायरल फीवर ऑलरेडी चल रहा हो, दैट इज द टाइम जब वो इन्फेक्शन जीत सकता है, राइट, इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल। उस लड़ाई में दैट विल फॉर्म द ब्लॉकेज, राइट। सो यहां पे इंपॉर्टेंट है अटैक बाय जर्म्स ऑन वीक आर्टरीज ऑन द इनर वॉल, जिससे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोलेंगे सूजन। सूज जाता है ना बाहर, जो बाहर कभी सूज जाता है, कभी किसी के पाँव में मोच आ गए तो सूज जाता है। सूजना कोई बीमारी नहीं है, सूजना एक प्रोटेक्शन है, रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी का। सिमिलरली अंदर भी सूज जाता है, लेकिन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम रहती रहे, इन्फेक्शन लगातार अटैक करते रहे, तो उसको मैनेज करने के कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमता रहे, सम टाइम वो ब्लॉकेज ज्यादा हो गया, फ्लो ब्लॉक हो गया, दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट। सो यहां पे कुल मिला के कुछ ऐसा आता है, इन्फ्लेमेशन, उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राई टू कवर इट अप एंड दैट लीड्स टू ब्लॉकेजेस। तो अब सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या करना होगा? सिंपली, अच्छा बताइए क्या सोल्यूशन है? यहां पे क्या हो जाए तो ये सारा प्रोसेस बीच में रुक सकता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। सिंपल सोल्यूशन कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारी बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ा दें, जैसे ही वो बढ़ाएंगे तो सारा चीज बैलेंस में आ जाएगा। कितनी देर में? कुछ दिनों में बैलेंस में आ जाएगा, विद इन फ्यू डेज, राइट। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? दिस मीन्स कि अब जो आने वाला है ये आपके पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी को आपको कल से या आज से फॉलो करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मूला टू क्योर हार्ट डिजीज, दैट यू नो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ज्यादा तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ। अब सवाल यह था कि व्हाट आई शुड डू राइट नाउ सो दैट माई बॉडी प्रोड्यूस एनफ नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। ये आपका सिर्फ एक सवाल है। उसका जवाब ये है, स्टेप 1 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। स्टेप 1 क्या था? बताया था मैंने, थ्रो द स्टैटिन। व्हाई? बिकॉज स्टैटिन क्या करता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में बीच में आता है, राइट। इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले तो वो सारी चीज उठा के फेंको जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के बीच में बाधा डलती हो, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, राइट। सो यहां पे कुछ लोग हम मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं वो दवा भी लेता रहूं और आप जो बता रहे हैं खाने पीने का वो भी चलता रहेगा। मैं बोलता हूं वो तो कुछ ऐसा हुआ ना कि आप कीचड़ लगी हुई, आप नहा भी रहे हो, कोई कीचड़ मार भी रहा है आप पे, तो कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब आप पूरी तरह से क्लीन हो जाओगे। पहले वो कीचड़ को रोको, अब आप नहाओ, तभी तो क्लीन होंगे ना, राइट। सो इन द सेम वे
पहले वो तो थ्रो करना पड़ेगा, तभी जाके ये इफेक्ट काम आएगा, बिकॉज उसकी वजह से तो ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ स्टेप 2, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए स्टेप 2, ब्रेकफास्ट। ये बड़ा ही सिंपल है। 12 बजे तक आप एक ब्रेकफास्ट का नियम लगा दीजिए, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। जैसे आपका मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो मेरे बॉडी का वेट है 70 kg। जितना आपका बॉडी का वेट है इंटू 10, यानी कि कितना हो गया मेरा 700। अब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 700 ग्राम उतना फल। मान लो किसी का वेट है बॉडी का 100 kg, इंटू 10 कितना हो गया 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो, राइट। और उतना फल, कौन से वाले फल जो आपका मन करे, सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट कौन से होते हैं? जो सस्ता मिलता है वो सीजनल फ्रूट्स, राइट। तो जो सस्ता नहीं मिले वो सीजन का नहीं है, तो और अच्छा, पैसे भी कम खर्च होंगे। कौन से वाले फ्रूट्स? सीजनल फ्रूट्स। कौन से वाले सीजनल फ्रूट्स? जो आपका मन करे वो वाले। अरे मैं तो डायबिटिक हूं, तो फिर तो आपको आम ज्यादा खाने चाहिए, कम से कम 2 किलो, राइट। तो और गन्ने का जूस वो 2 ग्लास 3 ग्लास चल जाएगा कम से कम। तो हमारा जो डायबिटीज कैंप होता है, जिसके बारे में विजय जी ने आपको बताया, 3 दिन का होता है कभी कभी, उसमें जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं, तो पहला नियम ये होता है कि वो दवा बाहर फेंके, और दूसरा नियम कि वो तैयार हो इस चीज़ के लिए कि दिन में 2 किलो आम खाएंगे और गन्ने का जूस देंगे तो पहले दिन ही पिएंगे। और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो खुद ही सरप्राइज रहते हैं, विद इन फर्स्ट 3 days दे आर क्योर ऑफ डायबिटीज, पूरी तरह ठीक हो गए, राइट। थैंक यू। यहाँ भी आप में से बहुत सारे डायबिटिक एजुकेटर ऑलरेडी हैं जो पहले कभी पेशेंट थे, एंड नाउ यू आर एंजॉइंग मैंगोज, जो आपने इतने सालों में नहीं खाया, और वो सारा आप खा रहे हैं और शुगर लेवल मेंटेन है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 12 बजे तक आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपके पेट में जाए, इट शुड बी फ्रूट्स, राइट। कौन सा फ्रूट? सीजनल फ्रूट। कितने वाले फ्रूट, कैसे वाले, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो जब 700 ग्राम में मेजर करूंगा, दैट इज छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद इफेक्टिव वेट। छिलका गुठली थोड़ा खा रहे हैं हम, तो उसका वेट क्यों काउंट करना, राइट। और एक बार में नहीं खाया जाए तो इंस्टॉलमेंट में, 7 बजे आपने 200 ग्राम खाया, पेट भर गया थोड़ा, फिर 8 बजे आपने 300 ग्राम खाया, फिर पेट भर गया, 12 बजे तक यही खाना है, कितना मर्जी। कई लोग बोलते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, यहाँ जाना, मुझे भी बाहर जाना पड़ता है महीने में 20 दिन। तो मैं अपने एक बैग है मेरा, उसमें मैं 1 दर्जन केले रखता हूँ, अभी भी है इधर, राइट। और वो क्योंकि उसमें धोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, काटना भी नहीं है, सीधा खा जाना है। तो ये अच्छा है, और सस्ता भी आता है, कहीं भी मिल जाता है, राइट। और कोई सामने हो तो उसको भी एक केला दे दिया, वो भी खुश हो गया। सो इस तरह से आपको नियम थोड़े, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आपको नियम चेंज करना है कि 12 बजे तक वट एवर यू टेक, इट शुड बी ओनली फ्रूट्स। खाने से पहले क्या है? फल है क्या? रोटी नहीं, दही नहीं, चपाती नहीं, ब्रेड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फल। स्टेप 1। स्टेप 2। स्टेप 2 का दूसरा पार्ट है लंच एंड डिनर। लंच एंड डिनर जब भी आप करेंगे, यू ऑलवेज हैव टू डू इट इन 2 प्लेट्स। 2 प्लेट सामने रखिए लंच एंड डिनर में, अभी तो 1 प्लेट में खाते हैं। प्लेट 2, उसमें आप अपने जो अच्छा लगता है फेवरेट सारी फूड रखिए। राजमा है, छोले है, चावल है, छोले भटूरे हैं, या गोलगप्पे हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी, डोसा है, इडली है। प्लेट 2 भरपेट पूरा भर के रखिए। और प्लेट 1 में आपका वेट जितना है, जैसे मेरा वेट है 70 kg, तो 700 ग्राम इस वक्त वो क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल। कौन से? जैसे टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, ककड़ी है, या कुछ ऐसे पत्ते जो आप कच्चा खा सकें। सलाद पत्ता है, गोभी का पत्ता कुछ लोग कच्चा खा लेते हैं। तो रॉ वेजिटेबल विच यू कैन ईट इन रॉ विदाउट कुकिंग, 700 ग्राम्स पहले मैं खा लूंगा अच्छी तरह से। उसके बाद कहाँ है प्लेट 2? आप सोच रहे होंगे जब इतना खा लूंगा प्लेट 2 की जगह ही कहाँ रह जाएगी? यही तो मैं चाहता हूँ, प्लेट 2 अब ना ही खाएं तो अच्छा है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। लेकिन मैं आपको बताता हूं, पहले दिन दूसरे दिन थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आपको वो कम लगेगा, क्योंकि उसमें पानी है। जितना भी आप खाएंगे, आधे घंटे 1 घंटे में बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी भूख बढ़ेगी, और आप हैरान होंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो लोग मोटे हैं उनका वेट बिल्कुल ड्रास्टिकली घटेगा। स्पेशली स्टमक से, जहाँ ज़्यादा वेट है, जहाँ ज़्यादा फैट है, जहाँ ज़्यादा ज़िद्दी फैट है, वो जल्दी घटेगा। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। तो लंच और डिनर से पहले ये रूल रख सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, थोड़ी बहुत दवा चल रही डायबिटीज़ की, थोड़ी बहुत हाइपरटेंशन की, थोड़ी बहुत कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे थे, और थोड़ी बहुत ऐसा या थोड़ा बहुत वैसा, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिल सकता है कि वो, जैसे मेरा 70 है तो 700 ग्राम की जगह मैं 500 ग्राम कर देता हूँ। थोड़ी बहुत चीटिंग कि इसको थोड़ा घटा दिया, उसको थोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कर लूँ डॉक्टर साहब, पहले प्लेट 2 खा लेता हूँ, फिर प्लेट 1 खा लूँगा।
लेकिन उससे रिजल्ट भी उल्टा आएगा। वो उसका एक खास साइंस है जो कभी और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लेट 1 को पहले खाना है, फिर प्लेट 2 को खाना है। सो दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, स्टॉप कंज्यूमिंग फूड विथ कोलेस्ट्रॉल। ऐसा खाना ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। कैसे पता चलेगा कौन सा खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं है? अक्सर पैकेट में लिखा देखा 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 कोलेस्ट्रॉल। सिंपल रूल है, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ जानवरों को दी है, राइट? प्लांट को यह ताकत नहीं दी है। तो पौधों में या पौधों से जुड़ी हुई फूड में कोलेस्ट्रॉल 0 है। काजू में कोलेस्ट्रॉल 0, बादाम में कोलेस्ट्रॉल 0, वेजिटेबल में कोलेस्ट्रॉल 0, फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल 0, ग्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल 0, राइट? तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो कुछ पूछना तो लिख लीजिए, इन द क्वेश्चन आंसर वी कैन डिस्कस। तो कैसे पता चले कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? तो अगर वो फूड एनिमल ओरिजिन है, इट इज हैविंग कोलेस्ट्रॉल। जैसे दूध है, वो पौधे से नहीं आया ना, गाय से आया ना, तो उसमें भरपूर कोलेस्ट्रॉल है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है दूध का, वो आपके लिए नहीं है। हो सकता है उस गाय के लिए हो, उसके गाय के बछड़े के लिए, वो आपके लिए नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन वो गाय के बच्चे के लिए होता है न्यूट्रिशियस, आपके लिए थोड़ा ना होता। वो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही ऐसे जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। तो वो दूध उसके ही पीने दीजिए। आपको दूध पीने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी जरूरत नहीं है, ना कभी थी, सिवाय पहले कुछ महीनों के जब आपको अपने माँ का दूध पीना। दैट्स ऑल, राइट? कुदरत ने दूध को बनाया फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द बेबी फ्रॉम द ओन स्पीसीज, दैट्स ऑल। जिंदगी भर पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द फूड एंड द एनिमल फूड विच यू हैव टू इग्नोर। ऐसा आपको करना है स्टेप 3। एंड ऐसा जब आप करेंगे, एक कमाल हुआ कि कोलेस्ट्रॉल की अगर रीडिंग लेंगे, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया, वो भी कम दिखेगी। उससे क्या होगा, कम से कम घर वाले सेटिस्फाइड हो जाएंगे, राइट? उनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा आज क्यों नहीं ली, राइट? आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप बोलेंगे चेक कर लो, मेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो ठीक ही आ रहा है। तो एटलीस्ट वो बोलेंगे चलो जो भी है ठीक है। आपका डॉक्टर बोलेगा आप कोलेस्ट्रॉल दवा क्यों बंद कर दी, तो आप बोले चेक कर लो कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक ही आ रहा है। तो इस तर्क में वो चुप बैठ जाएंगे। उनको चुप कराने के लिए आपको टेस्ट करना है, ना कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए टेस्ट करना है, राइट? वैसे तो आपके हेल्थ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आप ही के हाथ में है। कई बार लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आपके कहने पे हमने कोलेस्ट्रॉल दवा छोड़ दी जो मैं 15 साल से ले रहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? फिर कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे आप ही की है, आपकी हेल्थ की, राइट? सो किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपकी हेल्थ है। अगर आप छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, बोथ द केसेस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। आप डॉक्टर से पूछिए जाके कि कोलेस्ट्रॉल की दवा मैं छोड़ रहा हूं, डॉक्टर बोलेगा अगर छोड़ रहे हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं आपकी हेल्थ का, फिर कुछ भी हो सकता है देख लो। तो उनसे ये पूछिए, अच्छा मैं नहीं छोड़ रहा हूं, अब कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हैं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, राइट? तो बल्कि वो क्या करते हैं, जब भी कोई सर्जरी होता है, कोई डायग्नोस्टिक होता है, एंजियोग्राफी होता है, वो तो लिखवा लेते हैं कि एंजियोग्राफी हो रही है, अगर इस दौरान आपकी मौत हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है, साइन कर दो भाई, और तब लाश कहां पे भेजें और पैसा कहां से लें ये भी लिख दो भाई। होता है कि नहीं होता? तो डॉक्टर्स आर नेवर रिस्पॉन्सिबल। तो आपको ये लगता है कि ये दवा खाने से एटलीस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन कैसा प्रोटेक्शन? जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं उनकी हार्ट अटैक होती है तो कोई प्रोटेक्शन है उनको? क्या कोई जवाबदेही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ, राइट? तो अगर आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस होल थिंग। उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आपको उसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, व्हेन यू डू दिस, आपका कोलेस्ट्रॉल नेचुरली लो हो जाएगा। हालांकि लो करने की कोशिश के लिए नहीं कर रहे हैं हम, बट नेचुरली लो हो जाएगा, वो 200 से नीचे चले जाएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट? सो अब ये जो मैंने बताया, ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है कि मैंने ऐसा देखा, ये पहले से ही साइंटिफिकली प्रूवन है मेडिकल साइंस में, जर्नल्स में। उसके लिए मैं आपको एक ट्रायल बताता हूँ। ओस्लो स्टडी 1975 में हुआ था, कई साल तक चला था। इसमें सारे लोगों का एनुअल कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया, मतलब एनिमल फूड जीरो कर दिया, दूध जीरो कर दिया। तो क्या हुआ, सारे पॉपुलेशन का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ गया, नीचे आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली हार्ट डिजीज का डेथ रेट नीचे नहीं आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया लेकिन डेथ रेट कम नहीं हुआ, हार्ट डिजीज कम नहीं हुई। फिर क्या हुआ,
2006 में ओस्लो 2 एक और स्टडी हुआ, इसमें एनिमल फूड कम कर दिया, दूध कम कर दिया, साथ में ऑयल कम कर दिया, 0 ऑयल। इस बार कोलेस्ट्रॉल नीचे आ गया, डेथ रेट भी नीचे आ गया। यानी कि एक चीज और जोड़ लीजिए, आपके हार्ट का प्रोटेक्शन के लिए ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल इन द फूड, राइट। लो ऑयल, लो हार्ट डिजीज, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? ऑयल क्या करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप एनिमल फूड से, दूध से या चिकन अंडे से आप फैट निकालिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, उसके अंदर जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइक दिस। अब कोई भी प्लांट ले लीजिए, पौधा ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, उसके अंदर से आप फैट निकालिए और माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, वो फैट कैसा दिखेगा? दैट फैट विल लुक लाइक दिस, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा, राइट। ये है एनिमल फैट, ये है प्लांट फैट, राइट। अब आप बताइए, मैं दोनों आपको दे दूं, बोलूं कि इन दोनों में को आपको ठीक से कलेक्ट करके रखना है, कौन सा कलेक्ट करके रखना है के ऊपर एक आसान होगा, एनिमल फैट या प्लांट फैट? एनिमल फैट। तो जब फैट फ्लो करता है ब्लड स्ट्रीम में, तो जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, एनिमल फैट वहां पे सेटल हो जाता है, जमता रहता है। उससे क्या होगा? व्हाट विल बिकम? दैट इज द ब्लॉकेज। बट द प्लांट फैट वो जम नहीं सकता बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट। अब जो ऑयल है, ऑयल वो एनिमल से आया कि प्लांट से आया? मोस्टली प्लांट से आया। तो उसका जो फैट है लाइक दिस, लेकिन उसको जब आप हीट करेंगे, आप तो ऑयल ऐसे नहीं पीते ना, यू हीट इट। द मोमेंट यू हीट इट, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट ऑयल, it changes to animal fat. That behavior, it behaves like animal fat. Although it is not having any cholesterol inside, तो कोलेस्ट्रॉल तो नीचे आ गया क्योंकि एनिमल फूड को 0 कर दिया था, लेकिन जो हार्ट डिजीज का डेथ रेट नीचे नहीं आया। सो हियर कम्स द कंक्लूजन कि आपको साथ में ऑयल को भी मिनिमाइज करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके आपसे। वो ऑलरेडी मिनिमाइज हो गया क्योंकि 12 बजे तक तो फ्रूट डाइट पे है ऑलरेडी, तो कोई ऑयल का सवाल नहीं है। और लंच एंड डिनर में प्लेट 1 आपने इतना खा लिया कि प्लेट 2 की जगह थोड़ी थोड़ी कम रही, तो एज इट इज योर इनटेक ऑफ ऑयल इज लेस। और ये चीज कई सारे पब्लिकेशन में आया। जो एक लेटेस्ट है 2005 में 10 साल की स्टडी, लायन डाइट हार्ट स्टडी, ये बहुत ही फेमस स्टडी है। इस स्टडी में भी जो मैंने अभी थ्योरी बताई, ये सारा कुछ इसमें भी दिया गया कि भाई अगर कोई इंसान ऐसा करेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, देन व्हाट विल हैपन? 23% reduction in death, 21% reduction in cancer, and 24% reduction in heart disease. These are things you can expect, right? ये simple formula है, इससे क्या क्या impact और भी आएगा? What are the impact? जैसे ही आप ये शुरू करेंगे, यहाँ एक warning है, warning। जैसे ही आप शुरू करेंगे, पहले 3 दिन के अंदर ही you'll be forced to stop your blood sugar medicine and reduce your insulin intake। जो लोग इंसुलिन पे हैं, पहले 3 दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। पहले 7 दिन में कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर की दवा छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो लो ब्लड प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा। थायराइड की दवा छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में 1 हफ्ते के अंदर ही वो चेंजेस दिखेंगे कि यू विल बी फोर्स्ड टू स्टॉप द मेडिकेशन। इफ यू डोंट डू इट, इट विल बिकम डेंजरस। लो ब्लड शुगर हो जाएगा, हाइपरथायराइड हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उल्टा होने लगेगा। 1 महीना अगर करेंगे तो हार्ट की बीमारी, राइट, जो हार्ट के डिस्कम्फर्ट्स हैं, दैट विल बी वैनिस्ड, राइट। सिमिलरली 6 महीना करेंगे तो अस्थमा, 9 महीना करेंगे तो इट विल अफेक्ट इन कैंसर। और ये सारी चीजें कोई इमेजिनरी या कोई सिर्फ स्टडी को देख के थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातों का प्रैक्टिकल ऑलरेडी हमारे एजुकेटर्स, अभी आपने देखा स्टेज पे जो 50 एजुकेटर्स थे, उन्होंने अपने अपने पेशेंट्स के साथ ऑलरेडी करके देख लिया, और उनके जो स्टोरीज की कलेक्शन है, दैट कलेक्शन इज द बुक विच वी लॉन्च टुडे, राइट। तो इस बुक में आपको अलग अलग तरह के पेशेंट्स की हिस्ट्री, उनका अभी प्रेजेंट, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनकी सारी चीज़ें मिलेंगी, ताकि उससे एनकरेजमेंट लेके, हिम्मत लेके यू स्टार्ट फॉलोइंग इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो ये कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द रियल स्टोरी ऑफ दोज पीपल हु आर फॉलोइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। उनमें से कोई कैंसर पेशेंट भी है, कोई हार्ट पेशेंट भी है, कोई थायराइड का भी है, कोई डायबिटीज़ का भी है। ज़्यादातर डायबिटीज़ के हैं बिकॉज ये डायबिटीज़ के एजुकेटर्स हैं, बट किसी को अकेला डायबिटीज़ नहीं होता,
डायबिटीज वाला बोलता है बीपी की भी गोली चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की भी चल रही है, थायराइड की भी चलनी है, मोटा भी है वो, राइट? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स. सो नाउ यहां तक तो ये आया कि आपको क्या करना है. अब एक खास होता ना बोनस पार्ट, इट इज अ बोनस पार्ट. क्या नहीं करना है, कहां पे आपको अलर्ट रहना आज के बाद, खास तौर पे कल से 15 अगस्त से इट शुड बी ए न्यू बिगनिंग, इट शुड बी ए न्यू इंडिपेंडेंस ऑफ हेल्थ. सो दिस इज गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यहां पे मैं आपके सामने 4 महत्वपूर्ण ट्रायल रख रहा हूं. ये ट्रायल रखने का एक खास कारण है, वो ये कि दवा, मान लो किसी का ब्लड शुगर ज्यादा है, हाई है, तो ब्लड शुगर ज्यादा होने से मान लो 300 से ऊपर होगा तो कभी कभी तकलीफ हो सकती है. लेकिन अगर दवा लेकर उसको कम कर देंगे तो तकलीफ अपनी जगह पे ही है, जो उसके डैमेज है वो अपनी जगह पे है, सिर्फ रीडिंग कम दिख रही है, राइट? ये प्रूव किया गया है एकॉर्ड ट्रायल में. एकॉर्ड ट्रायल जो आप देख रहे हैं 2008 में रिलीज हुआ था, जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स थे, जो यूएस, कनाडा एंड यूके 3 गवर्नमेंट ने मिलकर किया था. रिजल्ट ये आया कि हाई शुगर इज बैड, नो डाउट अबाउट इट, बट लोअरिंग इट विद द मेडिकेशन इज स्टिल द सेम, सिर्फ नंबर का, रीडिंग का फर्क है, राइट? सिमिलरली आइडल ट्रायल ये किडनी पे हुआ था. अक्सर ये देखा किडनी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया या जीएफआर लेवल कम हो गया, इस केस में वो डायलिसिस के लिए बोलते हैं. तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायलिसिस कराना है कि नहीं कराना है, हाइपरटेंशन की दवा लेनी है कि नहीं लेनी है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवा लेनी है कि नहीं देनी है, वो रीडिंग पे अकेले निर्भर नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू ऑल दिस ट्रायल, रीडिंग के अलावा सिम्टम है क्या, डिस्कंफर्ट है क्या, राइट? सो दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई किडनी का पेशेंट है, क्रिएटिनिन लेवल 5 पे आ गया और जीएफआर लेवल लेस देन 15 आ गया, लेकिन सिम्टम नहीं है कुछ, ही इज फीलिंग फाइन, ही इज नॉट द पेशेंट ऑफ डायलिसिस अकॉर्डिंग टू आइडल ट्रायल जो 2010 में रिलीज हुई है. ये ट्रायल इकलौता ट्रायल है जो इस तरह का ट्रायल है जो ये देखता है कि डायलिसिस करने की आवश्यकता एक्चुअली कब है. तो वो रीडिंग पे निर्भर नहीं करना है कि रीडिंग 15 से कम आ गया, क्रिएटिनिन 5 से ऊपर चला गया, चलो आप डायलिसिस कराओ. नो, आर यू हैविंग एनी डिस्कंफर्ट, कोई टायरनेस है, कोई पेन है, कोई दिक्कत है, इफ यस देन मे बी इमरजेंसी केस में डायलिसिस इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली फॉर ब्लड प्रेशर, किसी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 160/100 भी हो सकता है, but he is feeling absolutely fine, so he need not to take blood pressure medication. Similarly हमारे यहाँ पे एस के गुप्ता जी हैं, यहाँ पे अभी तो थे, आप बैठे हैं, यस सर. तो आपकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सर, आपका ब्लड शुगर लेवल 300, 350, राइट, 400, जो कि एक नॉर्मल से देखा जाए तो इट इज वेरी हाई, बट फीलिंग फिट, उतनी एनर्जेटिक जितने एनर्जेटिक मैं या कोई और फील करता है पूरे दिन भर में. यस, जब आए थे आप, है ना, हाँ 586 था, 586, जिसमें कोई और इंसान हो तो उसको बहुत सारे सिम्टम दिखे, बट नो सिम्टम. हमारे ऑफिस में थे, खुद आए ड्राइव करके, खुद ड्राइव कर गए, और दैट वाज नॉर्मल. तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं बोल रहा 586 अपने आप में नॉर्मल है, 586 ज्यादा ही है, लेकिन 586 आने के बाद या 300 से ऊपर आने के बाद क्या मुझे सिम्टम है क्या? अगर सिम्टम भी है तो जरूर दवा लेना चाहिए, और सिम्टम नहीं है और दवा ले रहे हैं तो उससे नुकसान होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायल, राइट? एकॉर्ड ट्रायल, ऑल हेड ट्रायल है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रायल था, यूएस गवर्नमेंट, सबसे बड़ा ट्रायल है ब्लड प्रेशर का. आइडल ट्रायल ये इकलौता ट्रायल है किडनी का, और कोई ट्रायल ही नहीं किया इस तरह का, राइट? सिमिलरली डीपीपी, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा ट्रायल है. ये सारे ट्रायल की डिटेल्स मैं आपको कार्ड में एक दूंगा, अभी आप घर जाके सर्च कर सकते हैं. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड नहीं होना, डायग्नोसिस प्लस सिम्टम लीड्स टू मेडिकेशन. Just diagnosis cannot lead to medication. Diagnosis and symptom, then medication.